नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और यह रोशन आनंद सर का डबल स्टार सीरीज है। इसमें ये सेट 3 का क्वेश्चन है और इससे 60-61 से पहले का क्वेश्चन सब अपलोड कर गया। पार्ट वाई पार्ट करके मैं छोटा-छोटा पार्ट लेता हूँ ताकि वीडियो भी छोटा हो और आपको थोड़ा-थोड़ा समय के लिए आधा घंटा 45 मिनट पढ़ने में आपको मज़ा भी आए। तो चीज़ों को दोस्तों हम 3 से 4 बार रिपीट करते हैं जिसमें चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है? और पूरे यूट्यूब पे इतना अच्छा मतलब ये नहीं बोल रहे कि हम अच्छे हैं, लेकिन इतना बेहतरीन तरीका से याद कराने का काम, वो भी डबल स्टार सीरीज का सिर्फ हम बात कर रहे हैं। डबल स्टार सीरीज को इतने अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है और आपको दोस्तों मिलेगा भी नहीं। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं और 61 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों शुरू करेंगे। ठीक है? कहता है कि और क्वेश्चन के लिए दोस्तों आप घबराइएगा नहीं कि क्वेश्चन नहीं है, खाली डिस्कशन है। तो डिस्कशन है ना, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है? और क्या पूछा जाएगा इस टॉपिक से, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो कहता है 61 नंबर कि भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा पहली बार विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति मिल गई। भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा पहली बार विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति मिला। तो ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा पहली बार विधान परिषद के सदस्य को बजट पर बहस करने का अधिकार दोस्तों मिला। कहता है कि इस अधिनियम के द्वारा निर्वाचन पद्धति प्रारंभ की गई, हालांकि इसमें निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो कहता है कि यही भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा निर्वाचन पद्धति प्रारंभ की गई, हालांकि निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। विधान परिषद को सार्वजनिक हित के विषय पर 6 दिन पहले सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। विधान परिषद को सार्वजनिक हित के विषय पर 6 दिन पहले ही सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया है। दोस्तों याद हो गया होगा। आइए, भारत शासन अधिनियम 1909 की क्या कहता है। कहता है कि भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा बजट पर बहस करने के साथ साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत बजट पर बहस के साथ साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली भी अपनाया गया 1909 के तहत। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली भी 1909 के तहत। सर्वोच्च विधान परिषद के सदस्य की संख्या 69 कर दी गई। सर्वोच्च विधान परिषद की जो सदस्य की संख्या था दोस्तों, वो 69 कर दिया गया। सर्वोच्च विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 69 कर दिया गया। और भारत शासन अधिनियम 1909 को दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ये आप जानते हैं। आइए 1919 के बारे में देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1909 दोस्तों, ये जो है ना क्वेश्चन जो डबल स्टार, इसमें रोशन आनंद सर बोले हैं कि 70 से 80% क्वेश्चन यहाँ से आएगा। मतलब प्रीलिम्स तो एकदम अच्छा, एकदम नॉर्मल वे में निकल जाएगा अगर चीज़ें आपको याद हो गई तो। ठीक है, अब 1919 के बारे में देखते हैं। कहता है कि इसके तहत केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था तथा प्रांत में द्वैत शासन की व्यवस्था किया गया। देखिएगा फिर से, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत कहता है कि इसके तहत केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था तथा प्रांत में द्वैत शासन की स्थापना किया गया। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था और प्रांत में द्वैत शासन की स्थापना की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुआ 1919 के अधिनियम के तहत। प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत भी हुआ 1919 के अधिनियम के तहत। लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया 1919 के तहत। लोक सेवा आयोग का गठन भी दोस्तों 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया। पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार करके इसमें मुसलमानों के साथ साथ सिख, भारतीय, ईसाई, यूरोपीय एवं एंग्लो इंडियन को भी शामिल किया गया। कहते हैं कि पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार करके इसमें मुसलमानों के साथ साथ सिख, भारतीय, ईसाई, अच्छा, यूरोपीय व एंग्लो इंडियन भी इसमें शामिल किया गया। अब आता है 1833। इसमें 1833 का चार्टर रेट को देखेंगे। इसको दोस्तों थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें क्या कहता है, 1833 वाला है कि कंपनी की व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। जो चाय और चीन जो था ना दोस्तों, उसको भी समाप्त कर दिया। वो 1813 में था, चाय और चीन पर को छोड़कर बाद बाकी व्यापार कर सकता था, लेकिन 33 वाला में जो है ना, ई भी समाप्त कर दिया, पूर्णतः एक अधिकार समाप्त कर दिया गया।
बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के तहत। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के तहत। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल बना, ये आप जानते हैं। 1833 के तहत ही दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1833 के तहत ही दास प्रथा को दोस्तों समाप्त कर दिया गया और 1833 के तहत ही विधि आयोग की नियुक्ति की गई। 1833 के तहत ही विधि आयोग की नियुक्ति की गई। 1833 के तहत ही विधि आयोग की दोस्तों नियुक्ति किया गया। अगला है कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में चौथे सदस्य के रूप में एक विधिवेत्ता को शामिल किया गया 1833 के भारत शासन अधिनियम के तहत। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में चौथे सदस्य के रूप में एक विधिवेत्ता को शामिल किया गया। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में चौथे सदस्य के रूप में एक विधिवेत्ता को शामिल किया गया किस अधिनियम के तहत? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। और पहला विधिवेत्ता जो बने वो मैत्री, पहला विधिवेत्ता मंत्री जो है मैकाले बना। ठीक है, पहला विधिवेत्ता मंत्री मैकाले बना। आते हैं दोस्तों अगला 62 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है कि ध्वनि की तीव्रता तरंग की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, अब देखिए कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन वही पूछा था कि ध्वनि की तीव्रता किस किस पर निर्भर करता है, तो आपको नीचे मिल जाएगा। कहता है कि ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना दोस्तों, जब ध्वनि की चाल और तरंग दैर्घ्य, चाल भी बदल जाता है और तरंग दैर्घ्य भी बदल जाता है, जबकि आवृत्ति दोस्तों नहीं बदलता है। ठीक है, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाने पर ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। अच्छा, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाएगा ना, तो ध्वनि की जो चाल है ना दोस्तों, वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। ऐसे भी तो आवृत्ति नहीं बदलता है। देखिए, ध्वनि की चाल ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है, माने ताप पर निर्भर करता है। ध्वनि की चाल जब ताप बढ़ेगा ना तो बढ़ जाएगा। ध्वनि की चाल जो है दोस्तों, ध्वनि की चाल ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है। ध्वनि की चाल ताप बढ़ने पर बढ़ जाएगा। ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा, नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। नमी युक्त हवा रहेगा ना तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगा। नमी युक्त हवा में दोस्तों ध्वनि की चाल बढ़ जाता है। ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, आप जानते हैं। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे। कहता है कि किसी अक्ष के परितः घूमते पिंड का जड़त्व आघूर्ण कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, किसी अक्ष के परितः घूमते हुए पिंड का जड़त्व आघूर्ण कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता है। कहता है किसी अक्ष के परितः घूमते हुए पिंड का जड़त्व आघूर्ण किस किस पर निर्भर करता है, वो देखिए, दो कारकों पर निर्भर करता है। किसी अक्ष के परितः घूमते पिंड का जड़त्व आघूर्ण दो कारकों पर निर्भर करता है, एक द्रव्यमान और अक्ष से दूरी का वर्ग। एक द्रव्यमान पर निर्भर करता है और अक्ष से दूरी का वर्ग पर निर्भर करता है, इसको याद रखिएगा। कहता है दोस्तों, जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुना अक्ष के दूरी का वर्ग। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुना अक्ष के दूरी का वर्ग। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुना अक्ष के दूरी का वर्ग, मतलब आई बराबर होगा एम गुना आर स्क्वायर। आई बराबर एम गुना आर स्क्वायर। आई बराबर एम गुना आर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का ऐसे मात्रक केजी मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण का ऐसे मात्रक केजी मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का ऐसे मात्रक केजी मीटर स्क्वायर होता है। जड़त्व आघूर्ण का ऐसे मात्रक केजी मीटर स्क्वायर होता है। जड़त्व आघूर्ण का ऐसे मात्रक केजी मीटर स्क्वायर होता है। देखिए 64 नंबर क्या कहता है दोस्तों, ये हिंदी है, इसको छोड़िए। हाँ, ये देखिए क्या कहता है, ये वाला देखेंगे कौन सा, 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है कि शेर शाह ने मिश्रित धातु की मुद्रा बंद कर दी और शुद्ध सोना, चांदी और तांबे की मुद्राओं का प्रचलन किया। शेर शाह ने मिश्रित धातु की मुद्रा बंद कर दिया। शेर शाह ने मिश्रित धातु की मुद्रा बंद कर दिया और शुद्ध सोना, चांदी और तांबे के सिक्के मुद्राओं का प्रचलन किया था। शेर शाह ने मिश्रित धातु का मुद्रा बंद कर दिया और शुद्ध सोना, शुद्ध चांदी और शुद्ध तांबे का मुद्रा का प्रचलन किया।
शेर शाह द्वारा जारी सोने के सिक्कों को अशरफ कहते थे। शेर शाह द्वारा जो सोने का सिक्का जारी होता था ना, उसको अशरफ कहते थे। और चांदी के सिक्का को रुपया कहते थे, और तांबे के सिक्का को दाम कहते थे। चांदी के, देखिएगा फिर से, शेर शाह द्वारा जो सोना का सिक्का जारी होता था ना, उसको अशरफ कहते थे। सोना का सिक्का को अशरफ, सोना का सिक्का को अशरफ, और चांदी के सिक्का को रुपया कहते थे। चांदी के सिक्का को रुपया कहते थे, चांदी के सिक्का को रुपया कहते थे। और तांबा के सिक्का को दाम कहते थे, तांबा के सिक्का को दाम कहते थे, तांबा के सिक्का को दाम कहते थे। चांदी का रुपया सबसे पहले शेर शाह ने जारी किया था। चांदी का रुपया सबसे पहले शेर शाह ने जारी किया था। चांदी का रुपया सबसे पहले शेर शाह ने दोस्तों जारी किया था। अच्छा, शेर शाह के शासनकाल में चांदी की रुपया और तांबे का दाम, चांदी का रुपया और तांबे के दाम का जो विनिमय अनुपात था 1:64 था। चांदी का रुपया और तांबे का दाम का जो अनुपात 1:64 था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला देखिए क्या कहता है। शेर शाह के चांदी के रुपया का वजन 178 ग्रेन था। शेर शेर शाह के चांदी का रुपया का वजन 178 ग्रेन। शेर शाह के चांदी के रुपया का वजन 178 ग्रेन और तांबे का दोस्तों 380 ग्रेन था। फिर से देखिएगा, शेर शाह जो दोस्तों चांदी का रुपया जो अथी जारी किया था ना, उसका वजन 178 ग्रेन था। और तांबे का दाम दोस्तों 380 ग्रेन था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। शेर शाह के शासनकाल में सिक्के ढालने की कुल 23 टकसालें थी। शेर शाह के शासनकाल में सिक्का ढालने वाला कुल कै गो टकसाल था? 23 गो टकसाल था। अच्छा, ऋग्वैदिक काल में सोने के सिक्के को निष्क कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में सोना का सिक्का को निष्क कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में सोना का सिक्का को निष्क कहा जाता था दोस्तों, इसको याद रखिए। 66 नंबर क्वेश्चन है ये। कहता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आधिकारिक रूप से भारत के 58वें बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित किया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में, सबसे पहले माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, लेकिन कहाँ? शिवपुरी में। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, लेकिन कहाँ है? शिवपुरी में। मध्य प्रदेश में शिवपुरी में है। उसको केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आधिकारिक रूप से भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आइए अब क्या, माधव राष्ट्रीय उद्यान देखिए। माधव राष्ट्रीय उद्यान राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश में है। देखिए आप, तो माधव मध्य प्रदेश के कहाँ पे है ये देखिएगा, शिवपुरी में। हाँ ठीक है दोस्तों, कहता है यहाँ पे कि दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 9वां टाइगर रिजर्व है, जिससे मध्य प्रदेश की पहचान भारत के टाइगर स्टेट के रूप में मजबूत होती है। ठीक है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व है जिसमें मध्य प्रदेश की पहचान भारत के टाइगर स्टेट के रूप में मजबूत होती है। यह टाइगर रिजर्व 1751 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो ये माधव टाइगर रिजर्व है 1751 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 375 वर्ग किलोमीटर कोर एशिया और 1276 वर्ग किलोमीटर बफर जोन शामिल है। समझिएगा इसको फिर से। कहता है कि ये जो माधव टाइगर रिजर्व है ना, इस यह 1751 किलोमीटर में फैला हुआ है। 1751 किलोमीटर, जिसमें 375 वर्ग किलोमीटर को कोर एशिया बोलते हैं। 375 वर्ग किलोमीटर में जो है कोर एशिया है, और 1276 वर्ग किलोमीटर में बफर जोन शामिल होता है। अच्छा, असम राज्य ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। समझिएगा, असम राज्य ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व, अब पूछ देगा चिरांग रिपु हाथी रिजर्व कहाँ है? असम में। 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 तो इसको चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया। इसका नया नाम दोस्तों सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब चिरांग रिपु राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान। चिरांग रिपु हाथी रिजर्व दोस्तों असम में तो है ये है, लेकिन इसका नया नाम हो गया सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान। सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देखिएगा दोस्तों, कहता है कि चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य राजस्थान राज्य में है। सज्जनगढ़ अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में। सज्जनगढ़ अभयारण्य राजस्थान में। सज्जनगढ़ सज्जनगढ़ अभयारण्य राजस्थान में। सज्जनगढ़ अभयारण्य दोस्तों राजस्थान में है। सज्जनगढ़ अभयारण्य राजस्थान में है। सज्जनगढ़ राजस्थान में है। भारत का पहला
भारत का अपना पहला अपतटीय हवाई अड्डा बधावन पोर्ट मुंबई के निकट कृत्रिम द्वीप पर बनाया जाएगा। हाल ही में मिजोरम राज्य में चापचारकूट त्योहार मनाया गया है। चापचारकूट कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। चापचारकूट मिजोरम में। दोस्तों ये जो है ना करेंट अफेयर है, छोड़िए इसको, करंट अफेयर को छोड़िए, करंट अफेयर को छोड़ देना है। हाँ, इसको अब आ जाइए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। कहता है कि गैस जल एवं विद्युत आपूर्ति द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया गया जाता है। गैस जल और विद्युत आपूर्ति, गैस जल और विद्युत आपूर्ति दोस्तों द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। गैस जल और विद्युत आपूर्ति द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा गया है। देखिएगा कौन किसमें कौन कौन आता है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों क्या क्या आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधन को उत्पादन के रूप में प्राप्त होता है, वो तो जानते हैं। कृषि से संबंधित क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र हो गया, कृषि से संबंधित क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र। वानिकी से संबंधित क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र, वानिकी से संबंधित क्षेत्र, वानिकी क्षेत्र। मत्स्य पालन, खनन उत्खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। मत्स्य पालन भी तो कृषि में आता है ना, प्राथमिक क्षेत्र हो गया। खनन उत्खनन भी प्राथमिक क्षेत्र, खनन उत्खनन भी दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र है। दोस्तों द्वितीय क्षेत्र में आता है अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करते हैं, मतलब उद्योग की बात कर रहा है दोस्तों। द्वितीय क्षेत्र को देखिए क्या कहता है। कहता है कि द्वितीय क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी अपनी यूज के लिए, गतिविधियों के लिए कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, जैसे विनिर्माण, निर्माण, गैस जल विद्युत आपूर्ति द्वितीय क्षेत्र है। विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र है, विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र है, निर्माण भी द्वितीय क्षेत्र है, गैस भी द्वितीय क्षेत्र है, जल जो है दोस्तों द्वितीय क्षेत्र है, जल दोस्तों द्वितीय क्षेत्र है, विद्युत आपूर्ति दोस्तों द्वितीय क्षेत्र है। तृतीय क्षेत्र में आइए क्या क्या है, देखिए क्या कहता है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवा का उत्पादन किया जाता है, इसलिए क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को ना दोस्तों सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें होटल तृतीय क्षेत्र, होटल तथा होटल व्यापार तथा क्या लिखा है, लोक प्रशासन भी, लोक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा भी तृतीय क्षेत्र है। देखिए होटल तृतीय क्षेत्र है, व्यापार तथा क्या लिखा है पता नहीं चल रहा है, लोक प्रशासन और प्रतिरक्षा भी दोस्तों तृतीय क्षेत्र है। लोक प्रशासन और प्रतिरक्षा तृतीय क्षेत्र है, लोक प्रशासन और प्रतिरक्षा तृतीय क्षेत्र है। चिकित्सा तृतीय क्षेत्र है, चिकित्सा तृतीय क्षेत्र है, चिकित्सा तृतीय क्षेत्र है। परिवहन भी तृतीय क्षेत्र है, परिवहन भी तृतीय क्षेत्र है, परिवहन तृतीय क्षेत्र है। संचार एवं संचार वाला जो चीज़ है दोस्तों वो भी तृतीय क्षेत्र है, संचार जो है तृतीय क्षेत्र है। बैंकिंग तृतीय क्षेत्र है, बैंकिंग तृतीय क्षेत्र है। बीमा भी तृतीय क्षेत्र है। रियल एस्टेट दोस्तों ये भी तृतीय क्षेत्र है। एक बार फिर से देखिएगा, रियल एस्टेट तृतीय क्षेत्र है, बीमा तृतीय क्षेत्र है, बैंकिंग तृतीय क्षेत्र है, संचार दोस्तों तृतीय क्षेत्र है, परिवहन तृतीय क्षेत्र है, चिकित्सा तृतीय क्षेत्र है, प्रशासन प्रतिरक्षा तृतीय क्षेत्र है, लोक प्रशासन भी दोस्तों तृतीय क्षेत्र है, व्यापार होटल ये सब जो है दोस्तों तृतीय क्षेत्र में शामिल है। चतुर्थक क्षेत्र में क्या आता है? चतुर्थक क्षेत्र में देखिए ज्ञान संबंधी सेवा को शामिल किया गया है। देखिए चतुर्थक से क्षेत्र में दोस्तों ज्ञान संबंधी सेवा है, चतुर्थक क्षेत्र में ज्ञान संबंधी सेवा है। चतुर्थक क्षेत्र में दोस्तों चौथा सेक्टर में ज्ञान शामिल होता है। इसमें मुख्यतः सूचना का संग्रहण, सूचना का संग्रहण चतुर्थ क्षेत्र में आता है। सूचना का संग्रहण चतुर्थ क्षेत्र में आता है। सूचनाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण चतुर्थक क्षेत्र में है। सूचनाओं का अध्ययन और विश्लेषण चतुर्थक क्षेत्र में है। सूचनाओं का अध्ययन और विश्लेषण चतुर्थक क्षेत्र में है। ठीक है, ये सब इसको याद रखिए। पंचम क्षेत्र में दोस्तों क्या क्या आता है सो देखिएगा। पंचम क्षेत्र में दोस्तों उच्च किस्म की सेवाओं को शामिल किया जाता है। पंचम क्षेत्र में उच्च किस्म की सेवा शामिल है, पंचम क्षेत्र में उच्च किस्म की सेवा शामिल है, पंचम क्षेत्र में उच्च किस्म की सेवा शामिल है, पंचम क्षेत्र में उच्च किस्म की सेवा शामिल है, पंचम क्षेत्र में उच्च किस्म की सेवा शामिल है दोस्तों। इस क्षेत्र में गोल्ड कॉलर, इस क्षेत्र में गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल को शामिल किया गया है। पंचम क्षेत्र में उच्च किस्म की सेवा, गोल्ड कॉलर लोग शामिल है इसमें। ठीक है, इसमें कौन कौन है? उच्च स्तर के सरकारी अधिकारी पंचम क्षेत्र में, उच्च स्तर के सरकारी अधिकारी पंचम क्षेत्र में। कंपनी व्यवसाय के उच्च प्रबंधक दोस्तों पंचम क्षेत्र में, कंपनी एवं व्यवसायों के उच्च प्रबंधकों को पंचम क्षेत्र में रखा। शोधकर्ता वैज्ञानिक दोस्तों
पंचम क्षेत्र में शोधकर्ता और वैज्ञानिक पंचम क्षेत्र, शोधकर्ता और वैज्ञानिक पंचम क्षेत्र, कानूनी सलाहकार दोस्तों पंचम क्षेत्र, कानूनी सलाहकार पंचम क्षेत्र। तो इसको याद रखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कहता है कि नीति आयोग जो है दोस्तों संविधानेतर संस्था, संविधानेतर संस्था है। नीति आयोग संविधानेतर संस्था है। नीति आयोग संविधानेतर संस्था है। वस्तु एवं कर परिषद, देखिए 101वां संविधान संशोधन 2016 ने 101वां संविधान संशोधन 2016 ने संविधान का एक नया अनुच्छेद 279 ए जोड़ा। 101वां संविधान संशोधन 2016 ने संविधान में एक नया अनुच्छेद 279 ए जोड़ा। 101वां संविधान संशोधन 2016 ने संविधान में नया अनुच्छेद 279 ए जोड़ा। ये एक संवैधानिक निकाय है। कहता है दोस्तों कि यह जो है ना एक संवैधानिक निकाय है। परिषद का सचिवालय दिल्ली में स्थित है। ठीक है, परिषद का मतलब वस्तु एवं सेवा कर परिषद, वस्तु एवं सेवा कर परिषद का सचिवालय दिल्ली में है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद दोस्तों दिल्ली में है। और किस अनुच्छेद में है? 279 ए में है। ठीक है, तो यह परिषद का मुख्य सचिवालय का है दिल्ली में है। केंद्रीय राजस्व सचिव परिषद के पदेन सचिव होते हैं। केंद्रीय राजस्व सचिव परिषद के केंद्रीय, अच्छा ये क्या कहता है देखिए, कहता है केंद्रीय राजस्व सचिव जो होते हैं ना, केंद्रीय राजस्व सचिव जो दोस्तों होते हैं वो परिषद के पदेन सचिव होते हैं। केंद्रीय राजस्व सचिव परिषद के पदेन सचिव होते हैं। आगे चलिए, कहता है दोस्तों कि अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है उसके बारे में। तो दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है ना संवैधानिक निकाय है जिसका गठन अनुच्छेद 338 के द्वारा किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन अनुच्छेद 338 ए द्वारा किया गया है। इसका गठन जो है अनुच्छेद 338 द्वारा किया गया है। कहता है कि आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अनुसूचित जाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है ना वो अपना वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो अनुसूचित जाति से संबंधित नीतियां एवं विकास स्तर के मूल्यांकन के लिए सुझाव देना। अनुसूचित जाति से संबंधित नीति और विकास के स्तर के मूल्यांकन के लिए सुझाव देना। आइए दोस्तों पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। तो 102वां संविधान संशोधन 2018, 102वां संविधान संशोधन 2018 द्वारा इस आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को 102वां संविधान संशोधन 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को दोस्तों 102वां संविधान संशोधन 2018 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला है। अनुच्छेद 338 बी के तहत इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 338 बी के तहत इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 338 बी के तहत किसका प्रावधान है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का प्रावधान है 338 बी के तहत। इसमें एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य होते हैं दोस्तों। अगला है नीति आयोग एक की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। तो नीति आयोग जो है ना यह न तो संवैधानिक है और न ही वैधानिक निकाय है। नीति आयोग न तो संवैधानिक निकाय है और न ही वैधानिक निकाय है। यह गैर संवैधानिक या संविधानेतर बोल सकते हैं। जो गैर संवैधानिक होता है ना उसी को संविधानेतर कहते हैं। ठीक है, तो नीति आयोग, अब देखिए नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक कहते हैं दोस्तों। नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक कहते हैं। नीति आयोग के स्थान कहता है कि नीति आयोग के स्थान पर गठित इस अच्छा अभी आगे देखिए क्या कहता है। नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर गठित किया गया है। नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर दोस्तों गठित किया गया है। और इसका नीति आयोग का जो दोस्तों अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये आप जानते ही हैं। कहता है नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में प्रधानमंत्री, सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा उपराज्यपाल शामिल होते हैं। कहता है नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में प्रधानमंत्री, सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा उपराज्यपाल शामिल होते हैं।
नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के एवं केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होते हैं। अब नीति आयोग के कार्य और उद्देश्य जानिए। नीति नीति आयोग का कार्य है नीति निर्माण के लिए दिशात्मक एवं नीतिगत इनपुट प्रदान करना। नीति आयोग का दोस्तों काम है और उद्देश्य है कि नीति निर्माण के लिए दिशात्मक एवं नीतिगत इनपुट दोस्तों जारी करना, ठीक है, प्रदान करना। अच्छा, एसडीजी लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता निगरानी, एसडीजी लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता निगरानी करना। साथ ही साथ केंद्र राज्यों और केंद्र के बीच एक सहयोगी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। राज्यों और केंद्रों के बीच एक सहयोगी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। राज्य और केंद्रों के बीच एक सहयोगी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, यह नीति आयोग का काम होता है। अगला दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अगला देखिए राष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों विश्वराष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुदृढ़ का प्रतीक है। राष्ट्रपति संसद के विभिन्न अभिन्न अंग होते हैं। राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं। इनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। चुनाव नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है। देखिए अभी देखिए क्या कहता है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया है दोस्तों वो अनुच्छेद 61 में है। अब राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य, राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य, राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य क्या है? राष्ट्रपति की शक्ति का देखिए कार्यकारी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्ति है, कूटनीति शक्ति है, आपातकाल शक्ति है, विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, सैन्य शक्ति है। एक बार फिर राष्ट्रपति कार्य क्या है? कार्यकारी शक्ति है, वित्तीय शक्ति है, कूटनीति शक्ति है, आपातकालीन शक्ति है, विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति और सैन्य शक्ति है, ठीक है। आगे चलिए कहता है दोस्तों कि संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति करते हैं। संयुक्त शक्ति का आह्वान दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं तथा अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति करते हैं और अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श करके संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय करता है। राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श करके संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय करता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत की जा सकती है, ये तो आप जानते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसकी कार्य स्वतंत्रता का अंग नहीं है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसकी कार्य स्वतंत्रता का अंग नहीं है। वो किसी भी अध्यादेश को मंत्रिमंडल के सलाह पर ही जारी कर सकता है, वो वापस ले सकता है। राष्ट्रपति जो है जो अध्यादेश जारी करने का शक्ति है ना, उनका स्वतंत्रता का अंग नहीं है। वो जब भी अध्यादेश जारी करेंगे तो मंत्रिमंडल के सलाह पर ही जारी करेंगे या वापस लेते हैं, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यूरोप विश्व का सर्वाधिक नागरिकृत महाद्वीप है। यूरोप जो है ना विश्व का सबसे ज्यादा नगर इसी यूरोप में है, ठीक है, इसी महाद्वीप में विश्व का सब सर्वाधिक नगर जो है दोस्तों यूरोप महाद्वीप में है। यूरोप महाद्वीप में 46 देश है। यूरोप महाद्वीप देश में 46 देश है। यूरोप महाद्वीप में दोस्तों 46 देश है। इसे प्रायद्वीपीय का प्रायद्वीप कहते हैं। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय का प्रायद्वीप कहते हैं। कहता है कि यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप है ना, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। यूरोप महाद्वीप दोस्तों देखिए यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर सभी से छोटा है, यानी ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है यूरोप। अच्छा, यह महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, यह महाद्वीप माने यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुवीय सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर
देखिए उत्तर में उत्तरी ध्रुवीय सागर, उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अंध महासागर मतलब अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। एक बार फिर दोस्तों, जो यूरोप महाद्वीप है ना, उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अंध महासागर जिसको अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर दोस्तों लंदन है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो थेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो कि थेम्स नदी के किनारे दोस्तों बसा हुआ है। आगे देखिएगा, यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है, जो फ्रांस के पेरिस नगर से तुर्की के इस्तांबुल नगर के बीच तक जाती है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग कौन है? सबसे पहले ओरिएंट रेल मार्ग। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग दोस्तों ओरिएंट रेल मार्ग है, जो फ्रांस के पेरिस नगर से तुर्की के इस्तांबुल नगर के मध्य चलता है। फ्रांस के पेरिस नगर से तुर्की के इस्तांबुल के बीच चलता है। एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, वो विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो एशिया सबसे बड़ा है ना, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और पूरे दुनिया का लगभग 30% जो क्षेत्र जगह है वो कवर करता है। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या यही निवास करती है एशिया में। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या एशिया में दोस्तों निवास करती है, इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं, बेरिंग जल संधि के बारे में बोल रहा है। कहता है दोस्तों कि बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। बेरिंग जल संधि दोस्तों एशिया को अमेरिका से अलग करता है। बेरिंग जल संधि एशिया को अमेरिका से अलग करता है। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो 9289 किलोमीटर है। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो 9289 किलोमीटर है। यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टक तक जाता है। ये लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टक। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है ना, तो ट्रांस साइबेरियन जो है कहाँ से कहाँ तक जाता है? लंबाई तो 9289 देखिए लिए। यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टक तक जाती है। उत्तरी अमेरिका यह विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका यह विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। इसमें कुल 23 देश शामिल है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। इसमें 23 देश शामिल है। 100 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा पर इस महादेश के मध्य से गुजरती है। दोस्तों इसको ठीक से देखेंगे। कहता है कि विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है ना उत्तरी अमेरिका, 23 गो देश इसमें है, लेकिन 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महादेश से गुजरती है। उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। ठीक है, नोट में देखिए क्या कहता है। प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1835 में हुआ था। वहीं पहली रेलगाड़ी मैनचेस्टर से लिवरपूल के लिए चलाई गई थी। फिर से देखिएगा, प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1835 में हुआ था। प्रथम रेल माने पूरा दुनिया की बात कर रहा है, विश्व में प्रथम रेल 1835 में चलाई गई थी। वहीं पहली रेलगाड़ी मैनचेस्टर से लिवरपूल के लिए चलाई गई थी। पहली रेलगाड़ी मैनचेस्टर से लिवरपूल के लिए चलाई गई थी। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कलकत्ता में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान गर्मपंथियों ने जो प्रस्ताव पारित किए उसे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव नहीं था। कलकत्ता में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान गर्मपंथी ने जो प्रस्ताव पारित किया था ना, उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव नहीं था। अब आगे देखिए क्या कहता है, अभी मजा आएगा। उपरोक्त अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, स्वशासन तथा राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है। 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे। समझिएगा, 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ना, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे, जिसमें नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। ठीक है,
लखनऊ में, शायद 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था दोस्तों। दादा भाई नौरोजी ने इसका अध्यक्षता किया था और इसमें नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने किया है। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 में, गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 में, गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने किए हैं। अच्छा देखिए, अब गदर पार्टी से संबंधित कुछ बात है। देखिए, आंदोलन ने गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाला। कौन कौन था? गदर आंदोलन ने गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाला था। अब देखिए, प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में हुआ। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में, प्रथम दिल्ली दरबार दोस्तों 1877 में। इसमें इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया तथा इन्हें केसर हिंद की उपाधि दी गई। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर। देखिए, प्रथम दिल्ली दरबार कहिया हुआ? 1877 में। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में। इसमें इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया और इन्हें, महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दिया गया। महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दिया गया किस दिल्ली दरबार में? प्रथम दिल्ली दरबार में और 1877 में। आइए द्वितीय दिल्ली दरबार। द्वितीय दिल्ली दरबार दोस्तों, द्वितीय दिल्ली दरबार में क्या हुआ? 1903 में हुआ। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में। इसमें इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा की गई। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में हुआ। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में हुआ। इसमें इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा की गई। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में हुआ। इसमें इंग्लैंड की सम्राट एडवर्ड सप्तम को ताजपोशी की घोषणा किया गया दोस्तों। तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में। तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में। इस अवसर पर इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी का भारत आगमन हुआ था। फिर से देखिएगा दोस्तों, कहता है कि तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में हुआ ना। अच्छा, इस अवसर पर इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी का भारत आगमन हुआ था। तो जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी का आगमन हुआ था 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार के दौरान। 73 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र दोस्तों CaCO3 है। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग चूना बनाने में, टूथपेस्ट, दंतमंजन में, सीमेंट उद्योग में किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग चूना बनाने में, टूथपेस्ट में, दंतमंजन में और सीमेंट उद्योग में करते हैं। ठीक है। अच्छा, क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O सूत्र भी याद रखिए। क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O का प्रयोग लाल रंग के निर्माण में एवं पेस्टिसाइड के रूप में किया जाता है। तो क्यूप्रस ऑक्साइड का उपयोग दोस्तों लाल रंग के निर्माण में एवं पेस्टिसाइड के रूप में किया जाता है। आगे देखिए क्या कहता है। भारी जल D2O का उपयोग परमाणु संयंत्रों में मंदक के रूप में किया जाता है। भारी जल D2O का उपयोग परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में किया जाता है। भारी जल का उपयोग परमाणु संयंत्रों में मंदक के रूप में किया जाता है। भारी जल का उपयोग परमाणु संयंत्रों में मंदक के रूप में किया जाता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का इस्तेमाल मलहम बनाने और जहर आदि बनाने में किया जाता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड दोस्तों मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO का इस्तेमाल मलहम बनाने में और जहर बनाने में करते हैं। ठीक है। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का उपयोग मलहम बनाने और जहर बनाने में किया जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन दोस्तों मैथ है, जो कि हम छोड़ेंगे। मैथ और रीजनिंग और करेंट अफेयर हम छोड़ देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, इसको देखिए। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी अरुणाचल प्रदेश में नामचिक। अच्छा, कहता है कि केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफुक नामक पहली वाणिज्यिक कोयला खदान शुभारंभ किया है। दोस्तों एक करेंट अफेयर है, ठीक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। या जो जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश 1987 में पूर्ण राज्य बना, ये तो स्टैटिक है। अरुणाचल प्रदेश
1987 में पूर्ण राज्य बना। अरुणाचल प्रदेश 1987 में पूर्ण राज्य बना। अरुणाचल प्रदेश 1987 में पूर्ण राज्य बना। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश 1987 में पूर्ण राज्य बना। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश के यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी है ना, वो भारत में अरुणाचल प्रदेश के यांग्याप दर्रा से दोस्तों वो क्या करता है ना, भारत में प्रवेश करती है। कहता है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का आगमन भारत में अरुणाचल प्रदेश के यांग्याप दर्रा से होता है, इसको याद रखिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, अगला वाला क्वेश्चन में बताएंगे, जिसे पढ़ लेते हैं। वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत सटन एवं बोवेरी के ने प्रस्तुत किया था। वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत सटर एवं बोवेरी के प्रस्तुत किया था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा है। अगर आप लोग अच्छे से इसको प्यार दीजिएगा तो हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो क्वेश्चन बैंक है दोस्तों, उसको भी इसी तरह से याद कराने का काम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।